हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स। चैप्टर जो है वो है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं बल की, ताकत की, किसमें कितना है दम। ठीक है, चलिए फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं अब। ठीक है, तो फोर्स के बारे में अब तक आपने क्या पढ़ा है। फोर्स या तो एक पुश है या पुल है। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन को और हम एलाबोरेट करने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ पुश और पुल ही नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि हम ताकत लगाएं किसी चीज में तो पुश और पुल क्रिएट हो जाए। ठीक है, जैसे हम बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पर अगर हम कोई भी फोर्स लगा ले, जितना भी ताकत लगा ले, वो बिल्डिंग हिलेगी नहीं हिलेगी। तो जरूरी नहीं कि वो क्रिएट करे पुश या पुल। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट करे। ओके, या बॉडी में कोई चेंज आए। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। ओके, तो फोर्स कहाँ कहाँ लग सकती है। तो फोर्स सब चीज में फोर्स है। इस पेन को उठाने में, चलाने में फोर्स है। ठीक है, चलने में फोर्स है, बोलने में फोर्स है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के मूवमेंट में फोर्स है। ठीक है, तो बिना फोर्स के तो हमारा काम होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक है, एक लाइफ का एक बेसिक फेनोमेना है। ओके, और इन्वायरमेंट का भी एक बेसिक फेनोमेना है। ठीक है, बॉल को हम किक करते हैं तो बॉल आगे जाता है। ठीक है, गोलकीपर बॉल को रोक लेता है। ठीक है, उसमें भी फोर्स चाहिए होता है। ओके, हम किसी चीज को अगर क्रश करना चाहें तो क्रश कर सकते हैं, फोर्स है। ठीक है, कार्ट को ढकेलना है, ठेले को अगर ढकेलना है तो ताकत चाहिए होगी, बल लगाना होगा, वो भी एक फोर्स हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी जगह फोर्स लगता है। ठीक है, और बहुत सारी जगह फोर्स लगता भी है तो हमें पता नहीं चलता है क्योंकि किसी तरह का चेंज नहीं आता है बॉडी में। ओके, तो पढ़ेंगे हम सब के बारे में। ठीक है, आज तो फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, ये एक्सटर्नल एफर्ट है दैट चेंजेस, या तो वो बदलाव करेगा या फिर बदलाव करने की कोशिश करता है, एक्चुअली में बदलाव नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, मतलब बदलाव करने की कोशिश करता है लेकिन एक्चुअली बदलाव हो नहीं पाता है। ठीक है, द चेंज इन विच स्टेट, रेस्ट में हो बॉडी या फिर मोशन में हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन में हो। ठीक है, किस स्टेट को बदलने के लिए। स्टेट मतलब कि रेस्ट का अगर स्टेट है, ठीक है, बॉडी अगर खड़ा है एक जगह, ठीक है, तो उसको फोर्स दे के हम आगे मोशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसे मोशन दे सकते हैं, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसका मोशन जो स्पीड से जा रहा है उसको या तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या उसे कंप्लीटली रोक सकते हैं, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कोई अगर बॉल जा रहा है, हमने उसे मारा एक लात, दूसरे डायरेक्शन में चल गया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कोई बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन ने उस बॉल के डायरेक्शन को बैट से अपना चेंज कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम शेप चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक रबड़ बॉल ले लिया, रबड़ बॉल को आपने क्रश, आप दबा रहे हैं उसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका शेप टेम्पररी चेंज हो जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे परमानेंट चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे आपने तरबूज ले लिया है और तरबूज को आपने पूरी ताकत से क्रश कर दिया, क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, या ऑरेंज ले लीजिए, सबसे आसान वही रहेगा, उसको क्रश किया, वो परमानेंट चेंज हो गया, उसका परमानेंट चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशन में, शेप में, साइज में। ठीक है, तो उस चीज को, उस एफर्ट को क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। अब या तो ये चेंजेस ला भी सकता है या नहीं भी, कोशिश कर सकता है सिर्फ लाने की। ठीक है, यही पूरा कंप्लीट इसका डेफिनेशन है फोर्स का। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव करने की ताकत है फोर्स में वो आपने देख लिया है, इसके बारे में बात हमने कर ही लिया। ठीक है, अब आता है टर्म रिजल्टेंट फोर्स। तो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई बहुत, मतलब एक कार्ट है, भारी है, बहुत ज्यादा भारी है वो। ठीक है, तो उसके लिए 4-5 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, 4-5 आदमी उसको मिलके उस कार्ट को मूव करा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब F1 F2 F3 F4। ठीक है, 4 लोग लगे हुए हैं, 4 तरह का फोर्स लगा रहे हैं, तब सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या कर रहा है, वो कार्ट को मूव करा रहा है। ठीक है, अच्छा, और वहीं पे आता है एक बहुत ही तगड़ा आदमी। ठीक है, WWF से हमने कोई रेसलर मंगा लिया। ओके, हमने ब्रॉन स्ट्रोमन को मंगा लिया। ठीक है, सुनने में आता है कि कार वार पलट देता है यार वो। ठीक है, ट्रक पलट देता है एक्चुअली में। तो मैंने ब्रॉन स्ट्रोमन को बुलाया। ठीक है, और ब्रॉन ने क्या किया, ब्रॉन ने अपने अकेले के दम पे ही वो कार्ट को मूव करा दिया। ठीक है, तो जिस फोर्स से ब्रॉन ने कार्ट को मूव कराया उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स वही फोर्स होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस करता है।
ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये भी कार्ड को मूव करने की ताकत रखता है, ये भी कार्ड को, ये सारे लोग भी मिलके कार्ड को मूव कराने की ताकत रखते हैं। बस फर्क ये कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, इन सारे लोगों द्वारा जितना फोर्स बल लगाया जा रहा है ना, उन सबका सम होता है। एक ही पर्सन उतना बल लगा रहा है, तो उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, द सिंगल फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मैंने यहाँ दो फोर्सेस पहले ली कि दो कमजोर लोग एक कार्ड को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तब वो जा रहा है आगे, और क्या हुआ, मान लीजिए ब्रॉनी स्ट्रोमन आ गया, ब्रॉन स्ट्रोमन ने क्या किया, अकेले ही धक्का मार दिया ऐसे, तो क्या हुआ, उसका जो फोर्स है वो दोनों के सम के बराबर होगा, तभी ना कार्ड मूव कर रहा है कम से कम। ठीक है, तो ये बात हो गया, इसीलिए हम इसको, इस फोर्स, सिंगल फोर्स को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो दो टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ना है आपको, एक है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी टाइप्स की मोशन कोई अगर फोर्स करवा पा रहा है किसी बॉडी में, या तो उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला पा रहा है, वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि उस पे जितने भी फोर्सेस पड़ रहे हैं ना, नेट इफेक्ट जो होगा ना वो जीरो नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी वो बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये ब्लॉक है, इस तरफ से भी उसे खींचा जा रहा है, इस तरफ से भी उसे खींचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये फोर्स बड़ा है इससे, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक इस साइड मूव करेगा, ब्लॉक विल मूव राइटवर्ड्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो नेट था, ये इधर डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ इफेक्ट तो बचेगा ना, जो इस तरफ रहेगा फोर्स, तो वही होगा, नेट रिजल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ही वैसा फोर्स है जो बॉडी में, बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर मोशन को चेंज करता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स स्टूडेंट्स एक्चुअली में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का एक हो जाता है केस। ठीक है, वहां पे बॉडी मूव नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है उसका रेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन में, रेस्ट के स्टेट में या फिर उसका मोशन के स्टेट में, कोई चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, उसका शेप कॉन्फ़िगरेशन जरूर बदल सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये रोप वाला, रोप टग वॉर चल रहा है। ठीक है, रस्सी को इधर से भी तीन लड़के खींच रहे हैं, उधर से भी तीन लड़के खींच रहे हैं, जब तक फोर्स बराबर है कोई मूवमेंट नहीं होगा, वहां पे नेट फोर्स जीरो है। इस केस में क्या बोलेंगे, फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, जैसे ही अगर एक टीम स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब मान लीजिए एक और लड़का आ गया यहाँ पे, स्ट्रांग हो गई ये टीम का फोर्स ज्यादा हो गया इस टीम से, तो अब फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है ना, नेट फोर्स जो होगा ना वो जीरो रहेगा बॉडी पे, फोर्सेस लगेंगे बैलेंस्ड फोर्स में, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा और एक एग्जांपल बैलेंस्ड फोर्स का आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बॉल है, आपने बॉल लिया हाथ में, रबर बॉल, और दोनों तरफ से आपने उसे क्रश किया, बॉल मोशन में आया, नहीं आया, बॉल मोशन में आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स का केस है। लेकिन हाँ, क्या हो रहा है, बॉल का शेप चेंज हो जा रहा है, तो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्सेस है ना जो कि चेंज नहीं लाते हैं किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी के रेस्ट के स्टेट में और मोशन के स्टेट में कोई चेंज नहीं आने देता है, लेकिन हाँ बॉडी डिफॉर्म जरूर हो सकता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, होप है कि क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लें। ठीक है, गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक इंक्लाइन प्लेन उन्होंने लिया और ऊपर से बॉल को पहले केस में रिलीज किया, तो क्या देखा उन्होंने, बॉल का स्पीड बढ़ते जा रहा है नीचे आते आते। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या किया उन्होंने कि बॉल को अब नीचे से फेंका ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन में। ठीक है, बॉल को अब नीचे से गैलीलियो ने इंक्लाइन प्लेन की तरफ ऊपर की ओर फेंका, तो क्या देखा उन्होंने, बॉल का स्पीड धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर जाते जाते डिक्रीज होने लग गया। तीसरा केस उन्होंने क्या लिया, तीसरा केस उन्होंने ये लिया बच्चों की, उन्होंने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉल को रोल करा दिया। ठीक है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉल को उन्होंने रोल करा दिया। ठीक है, तो क्या देखा उन्होंने ना कि बॉल बहुत देर तक दूर चली गई। ठीक है, बहुत देर तक चलते चली गई, तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया कि अगर बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना होना तो वो बॉल मूव करते रह जाती। ठीक है, अपने मोशन में बिना कोई चेंज लाए। ठीक है, अब पहले केस में कौन फोर्स लग रहा है, किस टाइप का फोर्स लग रहा था, पहले केस में आपका फोर्स लग रहा था अर्थ का पुल, ग्रेविटेशनल पुल। दूसरे केस में कौन फोर्स लग रहा था, दूसरे केस में लग रहा था फिर से वही ग्रेविटेशनल पुल।
और तीसरे केस में कौन सा फोर्स लग रहा था, या तो एयर ड्रैग था या फ्रिक्शन था, और उसके साथ साथ ग्राउंड का जो होता है। तो अगर ये सब चीजें नहीं होती तो बॉल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ता ही चला जाता, अगर कुछ नहीं रहता, कोई चीज नहीं रहती तो। और अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं होती तो बॉल को अगर हम नीचे ढालते ढुलकाते तो बॉल नीचे ढुलकते चला जाता, या फिर अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी तरह का फोर्स नहीं रहता तो बॉल रोल करते चला जाता आगे अनंत तक। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंट में ही मोशन में चेंज आता है। ठीक है, बॉडी के स्टेट में चेंज आ जाता है। ओके, तो क्या उन्होंने लास्ट में दिया सजेशन की नेचुरल टेंडेंसी होता है ऑल बॉडीज का अपोज करना किसी भी चेंज को अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर मोशन में। ठीक है, बॉल या फिर बॉडी अगर मान लीजिए रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ये टेंडेंसी होती है बॉडी की। ठीक है, और उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट ना, जिससे वो रेजिस्ट करता है चेंजेस में। ठीक है, चेंजेस लाने में, या तो रेस्ट में बॉडी है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो उस स्टेट को चेंज होने में जो भी मतलब उस स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता है, बॉडी का ऐसा टेंडेंसी होता है। उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर्शिया जो होता है ना वो मास पे डिपेंडेंट होता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, इसका यही एक रीजन है। ठीक है, मास के कारण ही सब ऐसा होता है। ओके, अब और बेटर एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने ग्लास ले लिया, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया है और कॉइन रख दिया उसके ऊपर। ठीक है, आपने कार्डबोर्ड को फ्लिक किया, क्या हुआ, कार्डबोर्ड बाहर फेंका गया, निकल गया वहां से, लेकिन कॉइन क्या देखा आपने, कॉइन ग्लास में गिर गया। ऐसा क्यों हो रहा है, कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया फोर्स देते ही, लेकिन कॉइन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही था कार्डबोर्ड के साथ। वो क्या चाहेगा कि हम स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहें, वो मोशन नहीं लेना चाहेगा। यही तो टेंडेंसी है। और ऐसा क्यों, क्योंकि कॉइन के पास क्या था, मास था, वो क्या हुआ, फट से नीचे गिर गया। ठीक है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक हमने इनर्शिया का एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं हम। ठीक है, इनर्शिया जो कॉइन का है ना, वो उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कि वो भी कॉइन कार्डबोर्ड के साथ दूर उड़े, दूर झटके। ठीक है, उसका जो मास है वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इनर्शिया। ठीक है, जो कि रेजिस्ट कर रहा है किसी भी तरह का चेंज उसके रेस्ट के पोजीशन से, रेस्ट के स्टेट से वो चेंज नहीं होना चाह रहा है। ठीक है, मोशन में वो नहीं आना चाह रहा है। ओके, तो होप कि इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने इनर्शिया के बारे में एक बेसिक जानकारी ले ली है। क्या समझा हमने अभी तक, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोर द मास ऑफ ए बॉडी मोर इज इट्स इनर्शिया। उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा जितना उसका मास होगा। ठीक है, एक 10 किलो का ब्लॉक है और एक 2 किलो का ब्लॉक है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 10 किलो का। 10 किलो वाले ब्लॉक को मूव कराने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना होगा, इसीलिए उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहला टाइप हो जाता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना तो अपने रेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ना नहीं चाहेगा, अपने रेस्ट के जो स्टेट को वो छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, कैसे समझते हैं, पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है कि जब हम ट्री को शेक करते हैं तो उसका लीव्स जो है वो गिर जाता है, सूखे पत्ते जो भी होते हैं वो गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम पेड़ को शेक करना स्टार्ट करते हैं तो वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, अब टू एंड फ्रो मोशन करेगा, पेड़ तो करने लगता है, लेकिन पत्ते क्या होते हैं, पत्ते तो रेस्ट में रहते हैं इनिशियली। ठीक है, तो वो रेजिस्ट करते हैं उस टू एंड फ्रो मोशन को और वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। तो क्या हो जाता है, वो पेड़ तो हिलने लगता है, पत्ता मान लीजिए इस पोजीशन पे पत्ता लगा हुआ है, पेड़ हिला, पत्ता यहीं पे यहीं रह गया, इसीलिए वो डिटैच हो गया। ये एक प्रोसेस हो जाता है कि लीव्स इसीलिए डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन को जो लीफ होता है ना, उसका जो मास होता है वो उसे रेजिस्ट करता है उस टू एंड फ्रो मोशन को, कि नहीं भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो खड़े रहेंगे एक ही जगह। ठीक है, टूट जाता है वो और नीचे गिर जाता है इसी के कारण। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जब हम गद्दे को झाड़ते हैं, लकड़ी से मारते हैं उसे, तो क्या होता है, डस्ट बाहर आता है। ऐसा क्यों होता है, सेम केस हो जाता है। डस्ट तो रेस्ट में रहता है कारपेट पे, लेकिन कारपेट अचानक से बीट करने पे क्या होता है, मोशन में आता है, कारपेट में डिप्रेशन बनता है, कारपेट दबता है, और डस्ट तो वहीं का वहीं उसी पोजीशन में रहना चाह रहा है ना, उसी लेवल पे रहना चाह रहा है। तो कारपेट तो मोशन के कारण, बीटिंग के कारण नीचे चला गया, ठीक है, डिफॉर्म होके, लेकिन डस्ट क्या है, वहीं का वहीं रह गया, तो क्या इसीलिए उड़ कर बाहर आ जाता है, वो लगता है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ जो डस्ट पार्टिकल्स होता है ना, वो रेजिस्ट करता है वो बीटिंग मोशन को,
और इसीलिए वो अपने रेस्ट पोजीशन पे ही रह जाता है और डिटैच हो जाता है वो भी कारपेट के सरफेस से, ठीक है, और बाहर आ जाता है। उसी तरह फिर क्या होता है ना, जब बस स्टार्ट होता है अचानक से, तो क्या होता है, हमें बैक जर्क लगता है, झटका पीछे की ओर लगता है, हम पीछे की ओर झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है ना, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, और बस तो मोशन में आ चुका होता है, तो फॉरवर्ड मोशन को रेजिस्ट करता है, इसीलिए हम बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है। हमारा मास जो है वो रेजिस्ट करता है फॉरवर्ड मोशन को, उसका हमारा जो बॉडी का इनर्शिया है मतलब कि, तो हम लोग इसीलिए बैक हो जाते हैं, जर्क लगता है हमें जब बस स्टार्ट होता है तो, ठीक है। तो ये तीनों रीजन, तीनों एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, और उनका एक्सप्लेनेशन है, इनको लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला जो है टाइप वो है मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कि बॉडी अगर मोशन में है ना, तो उसका इनर्शिया चाहता है कि वो मोशन में ही रहे, वो स्टॉप लगने ही नहीं देगा अपने मोशन में, ठीक है। उसका इफेक्ट दिखता है नहीं तो बॉडी पे क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए अगर बस चल रहा है और अचानक से वो ब्रेक लग गया, तो जो भी पैसेंजर खड़े होते हैं ना, उन्हें आगे की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, एक झटका महसूस होता है, झटका होता भी एक्चुअली, हम हो भी जाते हैं आगे, झुकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो तो मोशन में है ना बस के साथ, जैसे ही बस ब्रेक लगाया तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो तो मोशन उसका रुक गया, लेकिन जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में, उसका टेंडेंसी है, इनर्शिया है इसका, कि वो अभी भी मोशन में रहेगा, तो इसीलिए वो आगे की तरफ लीन करता है वो, या झुकते हैं, ठीक है। इसी के कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, ठीक है। अच्छा, अगला हो जाता है हमारा टाइप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है ना, अगला हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स ना, कि बॉडी अगर कोई एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज में रेजिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए बॉडी चल रहा है, गाड़ी चल रही है एक स्ट्रेट पाथ में, और अचानक से कर्व आ गया पाथ, ठीक है, अचानक से एक घुमाव आया, ठीक है, तो क्या होगा, गाड़ी तो ऐसे ऐसे घूमती है और हम ऐसे बैक इधर आउटवर्ड, गाड़ी इस तरफ घूम रही है तो हम आउटवर्ड्स की तरफ फोर्स्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को तो टेंडेंसी होता है स्ट्रेट लाइन में चलने का, और हम उस कर्व्ड मोशन को हमारा बॉडी क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए हमारा मूवमेंट बॉडी का क्या होता है, उस कर्व के सेंटर से ना आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ होगा, अवे होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एग्जांपल किसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा जो इनर्शिया से रिलेटेड जो भी टाइप्स थे वो सारे खत्म होते हैं। आज का लेक्चर हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम आगे लॉज ऑफ मोशन से बात करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोई भी चीज ना समझ में आई हो क्वेरी बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है, और टेक केयर।